नमस्कार, एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आज हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, तो इनकी बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रीन हाउस के भीतर होती है। ग्रीन हाउस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। सपोज ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम वेजिटेबल्स या फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस के भीतर होती है जो पौधों की खेती के लिए डिजाइन किया गया है। एक नियंत्रित वातावरण है। कैसा है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस आमतौर पर उनकी छतों और दीवारों दोनों के लिए कांच जैसी एक पारदर्शी सामग्री से बनाए जाते हैं। अगर ग्रीन हाउस की बात की जाए तो ये ग्रीन हाउस है, इसकी ये छत है, ये या तो पॉलिस्टर की होती है और नहीं तो ये कांच की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। ये एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको हम अपनी अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं ग्रीन हाउस को। तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस में इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये एटमॉस्फेयर होता है। सपोज ये सन है, सन से रेडिएशन आया, रेडिएशन आने के बाद जो ग्रीन हाउस की पॉलीथीन या प्लास्टिक है इसको पेनिट्रेट कर देता है। सन है ये, सपोज सन से ये रेडिएशन आ रहे, रेडिएशन आने के बाद ये ग्रीन हाउस को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। बट क्या होता है, जो अंदर गई हुई ऊर्जा होती है या रेडिएशन होती है, टेम्परेचर होता है, वो बाहर नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ दिस गिलास। इसीलिए बाहर नहीं आ पाता है तो इसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर लेता है। इसमें फिर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की वजह से इसका इफेक्ट आता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस में आपतित सौर विकिरण क्या है। इन ए ग्रीन हाउस व्हाट इज द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जैसे अभी मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस में प्रवेश करने वाले सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश के साथ साथ निकटवर्ती अवरक्त और परावैंगनी तरंग दैर्ध्य भी शामिल होते हैं। यह आने वाले विकिरण कांच की दीवारों और छत में प्रवेश करता है, इधर से ये प्रवेश करता है। यहाँ यह जमीन, आंतरिक संरचना और ग्रीन हाउस के भीतर की वस्तुओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। जो भी ऊपर से रेज आई हैं वो क्या है, यहाँ पे क्रॉप्स हैं और ट्रेज हैं, सॉइल है, इनमें क्या है, अवशोषित हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। जैसे ही सामग्रियां ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, ये बाद में लंबी तरंगदैर्घ्य या वृत्त विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती हैं, जो अनिवार्य रूप से गर्मी विकिरण है। इसमें क्या है, जब अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित करने के बाद जब लिमिट पूरी हो जाती है अवशोषित करने की, फिर ये धीरे धीरे रिलीज करती हैं। रिलीज करती हैं, इस पॉलीथीन की वजह से ये बाहर नहीं जा पाता है। देखो इधर से गया और फिर रिटर्न हो गया। इससे इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। गैस है, गैस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसमें जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये अपवर्तित हो जाता है, ऊपर नहीं जा सकता। क्या कारण है कि अवरक्त विकिरण स्थानांतरण के माध्यम से बाहर नहीं जा सकता है। अभी आपको बताया है कि जो भी पॉलीथीन या ग्लास होता है उसकी वजह से
उसमें जो विकिरण है वो पेनिट्रेट तो अंदर कर जाती हैं, पर रिटर्न वापस नहीं जा पाती हैं। विकिरण हस्तांतरण के माध्यम से ग्रीन हाउस से बाहर निकलने में अवरक्त विकिरण की अक्षमता इस तथ्य के कारण है कि ग्रीन हाउस में उपयोग की जाने वाली कांच और अन्य दीवार घटकों जैसी सामग्री अवरक्त ऊर्जा के संचरण की अनुमति नहीं देती है, वो बाहर नहीं जा सकती है इनकी वजह से। जिसकी वजह से क्या होता है, चूंकि ग्रीन हाउस घिरा हुआ है और एवं वायुमंडल के लिए खुला नहीं है, क्योंकि वो हम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बना के रखा है हमने, वो कहीं से भी ओपन नहीं है। गर्मी संवहन के माध्यम से बाहर नहीं निकल सकती है। जो भी वहां पे गर्मी है अवशोषित की हुई है वो बाहर नहीं निकल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रीन हाउस के भीतर में तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इस घटना को आमतौर पे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहा जाता है, इसका अगर मोटी सी बात समझो तो जो भी हमारा ये ग्रीन हाउस है, सपोज इसमें ऊर्जा आई सन से, आने के बाद अवशोषित हो गई, अवशोषित होने के बाद इसमें वो जिसको बोलते हैं दोबारा बाहर नहीं निकल पाई, पेनिट्रेट हो नहीं कर पाती है इस मटेरियल को, जिसकी वजह से क्या है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इससे जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है प्राकृतिक ग्रीन हाउस, क्या है, अभी हमने बात की ये आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस का इफेक्ट है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस की बात करी जाए, ये कैसे बनता है और क्या होता है। मुख्य रूप से वायुमंडल में जल वाष्प एवं छोटी पानी की बूंदों के अस्तित्व के कारण होता है। अब ऑलरेडी क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है, पृथ्वी है वायुमंडल है, इस वायुमंडल में भी बहुत सारी गैसें हैं। जो गैसें हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस बोलते हैं। इन गैसों का जो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, प्राकृतिक ग्रीन हाउस। ये तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस हो गया, इसका जो प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव। यह मुख्य रूप से वायुमंडल में जल वाष्प और छोटी पानी की बूंदों के अस्तित्व के कारण होता है, और यह पृथ्वी पर जीवन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है, बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, जो भी है वो इसकी वजह से ही होता है। कुल मिलाकर ये तत्व समग्र ग्रीन हाउस वार्मिंग के 95% से अधिक के जिम्मेदार हैं। जबकि अगर देखा जाए तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस है वो 95% तक ये वातावरण में होता है, इसके लिए जिम्मेदार है। यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव औसतन अगर तापमान की बात की जाए तो कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है वातावरण में, की मदद करता है। इस तंत्र के बिना पृथ्वी का औसत तापमान माइनस में चला जाएगा। अगर ये प्राकृतिक ग्रीन हाउस नहीं होगा अगर हमारे वायुमंडल में, तो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो -17 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिससे जीवन प्रणाली में दुर्गम हो जाएगा, जिससे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, हमारी फसलों की खेती नहीं हो पाएगी। -17 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी, बर्फ ही बर्फ। अब हम अगर डिफरेंस की बात करी जाए तो नेचुरल और आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस क्या होता है। नेचुरल ग्रीन हाउस में क्या होता है, सन होता है, सोलर रेडिएशंस होती हैं, और सारी गैसेस भी होती हैं ग्रीन हाउस, CO2 बात कर लो, N2O की, CHO की। तो ये जो भी एटमॉस्फेयर होता है, इधर से सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आती हैं। आने के बाद इधर रेडिएशन आने के बाद क्या होता है, री रेडिएटेड जो हीट होती है वो वापस फिर से वातावरण में चली जाती है, तो जिसको बोलते हैं मोर हीट स्केप्स इनटू स्पेस। तो जो हीट है वो ज्यादा मात्रा में पृथ्वी से वातावरण में फिर से चली जाती है। अगर आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस की बात करी जाए तो क्या है, वहां से सन रेडिएशन आते तो हैं, बट यहाँ पे हमारे पास जो हमने पॉलीथीन के और प्लास्टिक के ग्रीन हाउस बना के रखे हैं, ये जो भी इधर की गर्मी है पृथ्वी की वो वापस नहीं जाने देते हैं, लेस हीट स्केप इनटू स्पेस।
जो स्पेस में हीट का एस्केप होता है वो बहुत कम होता है, इधर क्या होता है ज़्यादा होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और जो गैसेस की बात है वो गैसेस सेम है, बट इनका जो कंसंट्रेशन है, गैसेस की मात्रा है, वो मोर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इधर क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम है। ग्रीन हाउस की गैसें कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस की गैसों की बात की जाए तो ग्रीन हाउस की गैसों की बात करी जाए तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस जो कौन कौन सी हैं, सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस में वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कितना है उसका? लगभग 65% जो हिस्सा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। जो दूसरे नंबर पे आती है वो है मेथेन, CH4। जो मेथेन है उसका लगभग 16 से 17% हिस्सा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अदर गैसेस की बात की जाए तो 11 से 12% अदर गैसेस होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड भी 6% होती है। और जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं वो उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, कितनी है, 0.8%। अगर इनके ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैसों का योगदान है तो हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। अगर इधर पढ़ते हैं तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका सबसे ज़्यादा है, 64-65%। मेथेन है, 17 से 18% है। नाइट्रस ऑक्साइड है जो 6% है। जल वाष्प है जिनका क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.8% है। पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अपरक्त विकिरण को रोकने की क्षमता रखते हैं। इन गैसों को आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है। और उनके द्वारा उत्पन्न बार्मिक प्रभाव को ग्रीन हाउस के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। इन जो गैसों से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या जो गर्म गैसें निकलती हैं उनसे जो प्रभाव पड़ता है उसको ही ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस की जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो इसमें इसका जो आंसर है, सभी नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती हैं। केवल कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन जो ऑक्साइड्स होते हैं उसमें से ना, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन हैं जो मुख्यतः काय में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रीन हाउस में इन्वॉल्व होते हैं, ग्रीन हाउस गैस में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अभी बात की जाए अनियंत्रित ग्रीन हाउस गैसों के परिणाम। अगर हम जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो उनकी मात्रा है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उनका क्या परिणाम पड़ेगा, क्या दुष्परिणाम होंगे? तो ग्रीन हाउस गैसों को विनियमित करने में विफलता के परिणामस्वरूप सदी के अंत का तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगर हम बात करी जाए तो 5 डिग्री टेम्परेचर तक की वृद्धि हो सकती है सदी के अंत तक। वैज्ञानिक आकलन के अनुसार इस तरह के तापमान में वृद्धि से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जिससे असामान्य जलवायु पैटर्न हो जाएगा, जलवायु पैटर्न है जो चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा भारत है वो कई जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि अधिक बार एल नीनो घटनाएं जो बदलने में ध्रुवीय बर्फ के आवरणों के साथ साथ बर्फ के आवरणों को पिघलने में तेजी से लाएंगी। जैसे क्या है, जो हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, अगर हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो हिमालय में क्या है, मुख्यतः पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों पे क्या है, बर्फ है। वो बर्फ क्या होगा, पिघल जाएगी। अगर बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर उठ जाएगा या ऊंचा हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो भी निकट तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और त्राही त्राही मच जाएगी। क्रायोस्फीयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्रायोस्फीयर की बात करी जाए तो जो भी हमारे पृथ्वी की जल प्रणाली में जमे हुए जल घटक हैं, जैसे पहाड़ों पे हैं, बर्फ जमी हुई है, उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की चोटियों को शामिल करता है। बढ़ते तापमान के परिणमस्वरूप क्या होगा, समुद्र स्तर में धीरे धीरे से वृद्धि होने लगेगी। कई तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और दलदलों सहित कई महत्वपूर्ण
पारिस्थितिक तंत्रों का नुकसान होगा, जंगल नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, उनके स्रोत कहाँ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी गैसें हैं और वो कहाँ कहाँ से निकलती हैं। जैसे जो सबसे बड़ी गैस है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसका 65% हिस्सा है, वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत स्रोत की बात की जाए तो क्या है? जीवाश्म ईंधन के जलने और वनों की कटाई से उत्सर्जित होती है। इसका महत्व क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है जो पृथ्वी की सतह से बाहर जाने वाले विकिरण को अवशोषित करके ग्रीनहाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस से गैसें हैं वो बाहर जाती हैं, वो बाहर नहीं जाने देती है, उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। दूसरी गैस की बात करी जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका स्रोत क्या है? जितने भी हम रेफ्रिजरेटर हैं या सॉल्वेंट्स हैं, जो ठंडा करने वाले जितने भी हमारी मशीन यंत्र हैं, जिसको फ्रीजर बोलते हैं, उन इंसुलेटर्स हैं, या हॉस्पिटल्स में बहुत सारे एसी वेसी होते हैं, तो उनमें क्या है, जितने भी ठंडी कूलिंग चीजें हैं उनमें क्या है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। और बहुत सारे औद्योगिक कारखाना भी हैं जो इसका प्रयोग करते हैं। इसका महत्व क्या है? जो सीएफसी है वो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान तो डालती है, और ओजोन रिक्तीकरण में उनकी भूमिका के कारण उन्हें चरणबद्ध तरीकों से समाप्त कर दिया गया। ये क्या करती है? ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तीसरी गैस की बात करी जाए तो कौन सी है? मेथेन। मेथेन गैस का कितना पार्ट है? ये लगभग 17 से 18% हिस्सा है किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो ये कहाँ से मिलती है? धान की खेती से, मवेशियों और पशुओं के मलमूत्र से, दीमक, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी जलाने, लैंडफिल, आर्द्र भूमि और उर्वरक कारखानों जैसे इसके विभिन्न स्रोत हैं जहाँ से ये प्राप्त होती है। इसकी मुख्यतः कहाँ से मिलती है? धान की खेत और मवेशियों के जो गोबर और मलमूत्र होता है उससे निकलती है। महत्व क्या है इसका? मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख योगदान करता है, जैसे कि ये 17 से 18% योगदान प्रदान करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की जाए तो जीवाश्म ईंधन जलाने, उर्वरकों के उपयोग, लकड़ी जलाने और फसल अवशेष जैसी गतिविधियों से उत्सर्जित होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का महत्व क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से OH रेडियल्स का निर्माण होता है, जो अन्य ग्रीन हाउस गैसों से प्रभाव प्रतिकार। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे N2O, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत कौन सा है? इसका स्रोत है लौह अयस्क के गलाने, जीवाश्म ईंधन के जलने और ई अपशिष्ट दहन करने से हमें क्या होता है? मोनोऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इसका महत्व क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक अल्पकालिक ग्रीनहाउस गैस है। यह अप्रत्यक्ष रूप से रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से मीथेन और टोपोस्फियर, ओजोन जैसी अन्य ग्रीनहाउस गैसों को प्रभावित करता है। ये क्या है? अल्पकालिक गैस, ग्रीनहाउस गैस है। इसका जो प्रभाव है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है फिर ये खत्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आने वाले सौर विकिरण को अनुमति देता है, लेकिन बाहर जाने वाले विकिरण को बाहर निकलने से रोकता है, अवरोध उत्पन्न करता है और अवशोषित कर लेता है। यह पृथ्वी के तापमान को स्थिर रखते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर ओजोन की बात करी जाए, नेक्स्ट गैस कौन सी है? ओजोन। ओजोन हालांकि पृथ्वी की सतह पर कम मात्रा में मौजूद है, महत्वपूर्ण अधिकांश ओजोन समताप मंडल में रहता है, जहां यह हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बनता है। जल वाष्प की बात करी जाए तो जल वाष्प एक अद्वितीय ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि यह आने वाले और बाहर जाने वाले दोनों सौर विकिरण को अवशोषित करती है। इसकी सांद्रता क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग होती है। गर्म आर्द्र क्षेत्रों में उच्च स्तर और शुष्क ठंडे क्षेत्रों में निम्न स्तर होता है। मीथेन की बात करी जाए तो
मीथेन CO2 के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और यह जानवरों के अपशिष्ट सहित कार्बनिक पदार्थों से के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस उत्पादन के लिए पशु अपशिष्ट का प्रयोग मीथेन उत्सर्जन से प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाए तो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह मीथेन सांद्रता को भी प्रभावित करता है। मीथेन का जो कंसंट्रेशन है उसको भी प्रभावित करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन OH रेडिकल्स के निर्माण में भूमिका निभाता है। OH रेडिकल्स होते हैं, उनके निर्माण में भी ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो अन्य ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रतिकारक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक काल्पनिक ग्रीन हाउस गैस है जो अप्रत्यक्ष रूप से मीथेन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन सांद्रता को बढ़ाकर अन्य गैसों को प्रभावित करती है। प्राकृतिक वायुमंडलीय प्रक्रियाएं अंततः इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में अस्वीकृत कर देती हैं। फ्लोरो फ्लोराइड युक्त गैसें अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, पेरफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्सा क्लोराइड सहित फ्लोराइड युक्त गैसें प्रशीतन, अर्धचालक और विद्युत संचरण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ब्लैक कार्बन भी कहीं ना कहीं योगदान करता है। ब्लैक कार्बन जिसे कालिक भी कहा जाता है, जिसे हम गांव में भी देखा जा सकता है। जो हम मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पे खाना बनाते हैं, जो धुआं निकलता है उससे जो दीवारों पे ब्लैक कलर की कालिक जम जाती है, कालिक बोलते हैं उसको। एक ठोस कण है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, अधूरे दहन के परिणाम स्वरूप होता है। ये कहाँ से मिलता है हमें? जो भी हमारे पेट्रोल और डीजल युक्त वाहन है उनसे भी मिलता है, और गर्मी में अवशोषित करके स्नोपैक को काला करके और एल्बिडो को कम करके जलवायु को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव क्षेत्रीय अल्पकालिक होते हैं। ब्राउन कार्बन भी है। ब्राउन कार्बन दहन स्रोतों को विशेष रूप से बायोमास जलने से उत्पन्न एक और कण है। इसे अक्सर ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, जो इसे ब्लैक कार्बन से अलग करता है। अभी है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। हमारे भारत की बात करी जाए तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन सहित विभिन्न स्रोतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नजर रखने और प्रतिबंधित करने के लिए मानक और उपकरण विकसित करता है। ठीक है, एक संस्था है जो उन्होंने एक प्रोटोकॉल डेवलप करा है। यह कारपोरेट GST लेखांकन रिपोर्टिंग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और इसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करना होता है। GST माप की और रिपोर्टिंग के लिए वैश्विक मानक की आवश्यकता के जवाब में प्रोटोकॉल विश्व संसाधन संस्थान WURI को बोलते हैं। WRI और विश्व व्यापार परिषद फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD के भी सहयोग से स्थापित किया गया था। थैंक्स, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट्स हैं उनको जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।